हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम हमारा टॉपिक पढ़ेंगे राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया, फेथ, कम्युनिटी एंड पॉलिटिक्स की। जो सऊदी अरेबिया था उसमें इस्लाम धर्म तो था, उसका राइज कैसे हुआ, और जो फेथ है इनका कि मतलब एक भगवान होता है अल्लाह नाम का, वगैरह वगैरह। और कम्युनिटी पढ़ेंगे, इनकी कम्युनिटी को क्या बोलते थे। और पॉलिटिक्स पढ़ेंगे कि पॉलिटिक्स कैसे हुई। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रोफेट मोहम्मद थे, इनके मैसेंजर थे, ठीक है, जिन्होंने बताया था कि मैं भगवान का दूत हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनका जन्म हुआ था 570 करंट एरा में, और इनकी डेथ हुई थी 632 सी में। तो इन्होंने लगभग 612 से लेकर 632 सी में सारे जितने भी उपदेश वगैरह होते हैं वो इस टाइम पीरियड में दिए थे। ठीक है, 612 से 632 बीसी में इन्होंने बताया कि एक सिंगल गॉड होता है हमारा, तो इनका एक सिंगल गॉड होता है अल्लाह, और एक कम्युनिटी बनाए बिलीवर्स की, जिनका नाम था उम्मा। यानी कि जितने भी बिलीवर्स है ना, जो कि बिलीव करते हैं कि सिंगल गॉड है जिसका नाम है अल्लाह, उन सबको कहा जाएगा उम्मा। और उम्मा के अंदर जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है वो सारी आती है, होल मुस्लिम कम्युनिटी, होल मुस्लिम कम्युनिटी। यानी कि मुस्लिमों को उम्मा कहा जाता है, और इनका सिंगल कोड होता है अल्लाह। ऐसा प्रोफेट मोहम्मद ने बताया था। कौन से टाइम पीरियड के बीच में? 612 से लेकर 632 करंट एरा के बीच में। अब इस मोहम्मद के बारे में जान लेते हैं। ये अरेबिक थे बाय ओरिजिन, यानी कि सऊदी अरेबिया में ही पैदा वगैरह हुए थे। इनकी ये पैदा हुए थे मक्का में, और इनकी डेथ हुई थी मदीना में। ये दोनों ही सऊदी अरेबिया में है, ठीक है। और ये अरेबिक थे ओरिजिन से, और इनका प्रोफेशन क्या था? इनका प्रोफेशन था मर्चेंट। फिर उसके बाद हमें अरेबियन कल्चर के बारे में बताया गया है। तो जो अरेबियन कल्चर था 6th सेंचुरी में, वो बस अरेबियन पेनिनसुला तक फैला हुआ था। यानी कि अरब के लोगों का जो कल्चर था वो बस अरेबियन पेनिनसुला तक फैला हुआ था, और आसपास के जो मेसोपोटामिया हो गए, यानी कि इराक वगैरह वाला रीजन, और सीरिया हो गया, बस यहाँ तक फैला हुआ था अरेबियन कल्चर, उससे आगे नहीं फैला हुआ था। लेकिन उसके बाद प्रोफेट मोहम्मद आते हैं, उन्होंने बताया कि ये सब होता है, उम्मा नाम की कम्युनिटी बनाएंगे। उसके बाद 7th 8th सेंचुरी के आसपास ये बहुत आगे फैल गया, यूरोप तक फैल गया। यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और पूरा एशिया में बहुत जगह फैल गया, ठीक है। तो अब इनके अरेबियन कल्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अरब्स होते थे, ये डिवाइडेड होते थे ट्राइब्स में, इन ट्राइब्स। इनके ट्राइब्स को कहा जाता था कबीला। ये कबीलों में डिवाइड रहते थे, यानी कि 10 अरब लोग हैं तो 2-2 3-3 कबीले होंगे, जिसमें 2-2 3-3 लोग होंगे, ठीक है, ऐसे। और ये जो ट्राइब्स होते थे या फिर कबीला होते थे, ये कैसे बनते थे? ये बनते थे ब्लड रिलेशनशिप के बेसिस पे। यानी कि जैसे कोई ए बंदा है और उसने वो अलग चला गया, फिर उसने किसी से शादी कर ली और फिर उसके बच्चे वगैरह हो गए, तो अब उसने अपने अलग ट्राइब बनाने की सोच लिया। फिर इनके जो बच्चे हैं, इनके बच्चे हो गए, फिर वो भी उसी ट्राइब के मेंबर हो गए। ऐसे ऐसे इनकी ट्राइब बढ़ गई और ये ए ट्राइब बन गई, ठीक है। तो ऐसे इनके कबीले बनते थे। और कई बार ऐसे भी होता था, जैसे अब ये बी की ट्राइब है, ये भी ऐसे ऐसे बन गई बहुत बड़ी, ठीक है। तो बी में मान लो 20 बंदे हैं, ए में 20 बंदे हैं। तो अब ये सोचते हैं कि हमारी दोनों की ट्राइब थोड़ी छोटी है, तो हम मिक्स करके एक सी ट्राइब बना देते हैं जिसमें 40 बंदे होंगे। तो ऐसे कई बार अनरिलेटेड जो ट्राइब्स होती थी, इनकी कोई ट्राइब से जिनमें जान पहचान नहीं है, फिर भी वो मर्ज हो जाती थी
क्या करने के लिए, एक बिगर ट्राइब बनाने के लिए, क्योंकि कोई ट्राइब जितनी बड़ी होगी उतने ज्यादा रिसोर्सेज होंगे और उतनी ज्यादा मिलिट्री पावर होगी, ठीक है। फिर उसके बाद एक टर्म दिया गया है मवाली। मवाली का मतलब होता है अरेबियन जो पेनिनसुला के लोग हैं, नहीं, जो इस्लामिक एम्पायर है जो इनका आगे जाके बनेगा 7th-8th सेंचुरी में, उसमें मतलब नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट आ गया, यूरोप का कुछ पार्ट आ गया, स्पेन तक पहुंच गए थे रूल करते करते। उसके बाद जो एशिया का पार्ट आ गया, तो ये सब पार्ट इस्लामिक एम्पायर में आता था। तो उसके अंदर जितने भी मुस्लिम्स होंगे ये क्या करते थे, जिस एरिया पे राज किया उसके लोगों को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करा दिया। तो मुस्लिम जितने भी लोग होते थे ना उस एरिया में, अब वो दो टाइप के होते थे। एक होते हैं अरब लोग, जो कि मतलब अरब ओरिजिन से मुस्लिम है, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से मुस्लिम है वो, ठीक है। एक होते थे नॉन अरब्स, यानी कि कुछ यूरोपियंस है उन्हें मुस्लिम बना दिया, वो नॉन अरब्स हो गए। फिर उसके बाद एशियंस हैं उन्हें मुस्लिम बना दिया। तो ये थोड़ा बाद में जाके बने थे, इसलिए इनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि ये तो बाहर के लोग हैं, हम अरब प्योर मुस्लिम्स हैं, ऐसा कहा जाता था। तो जो लोग नॉन अरब्स होते थे जिनको मुस्लिम में कन्वर्ट करा दिया जाता था उन्हें मवाली कहा जाता था, ठीक है। और ये इक्वली ट्रीट नहीं किए जाते थे, इनके साथ डिस्क्रिमिनेट होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। और इतना डिस्क्रिमिनेशन होता था कि जो मॉस्क होते हैं, मस्जिद वगैरह, वो भी डिफरेंट होते थे इनके लिए। यानी कि जैसे ए मस्जिद है, ये बी मस्जिद है, तो बी मस्जिद में अरब वाले लोग जाएंगे जो कि अच्छा वाला मस्जिद होगा। फिर जो छोटा सा मस्जिद है उसमें जो नॉन अरब्स होते थे वो जाके प्रेयर करेंगे, ठीक है, ऐसा होता था इनके में। उसके बाद बताया गया है कि जो ट्राइब होती थी हर एक अरेबियन ट्राइब, उसका एक चीफ होता था, हर एक ट्राइब का एक चीफ होता था। अब वो कैसे चूज किया जाता था वो पढ़ते हैं। तो मेनली वो किस बेसिस पे चूज किया जाता था, फैमिली कनेक्शंस पे, फैमिली कनेक्शंस पे। जैसे कि मैंने बताया था कि कोई ट्राइब है तो किसी बंदे ने स्टार्ट की होगी, जैसे ए ने स्टार्ट की, फिर उसकी ये ट्राइब बन गई, ऐसे ऐसे बढ़ती बढ़ती, ठीक है, बहुत सारे लोग आ गए अंडर में, ये एक ही ट्राइब बन गई। तो अब किसी बंदे को ए मर गया, तो अब किसी बंदे को चीफ बनना है तो वो कहेगा कि मैं ए का सबसे बड़ा बेटा हूँ। फिर अगर ये बेटे वाली जनरेशन खत्म हो, फिर ये कहेगा मैं ए का सबसे बड़ा पड़पोता हूँ, वगैरह वगैरह। तो फैमिली कनेक्शंस के बेसिस पे चीफ बनते थे। और फैमिली कनेक्शंस बहुत ज्यादा लोगों के पास होता है, क्योंकि भाई 4 बेटे हैं ये, तो फैमिली कनेक्शन तो हर एक के पास है। तो किस बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता था उन चारों में से एक को, वो बेसिस था जेनरोसिटी। जेनरोसिटी यानी कि वो बंदा कितना लोगों में बांटने को तैयार है, कि अगर उसके पास इतने रिसोर्स है तो वो खुद कितना रखेगा, लोगों को कितना बांटेगा, दयालु वगैरह, ठीक है। और फिर एक होता है विजडम, यानी कि कितना बुद्धिमान बंदा है, ऐसे किसी पागल को थोड़ी बना देंगे कि वो राजा का बेटा है, बेशक पागल हो, बना दिया। फिर उसके बाद करेज देखा जाता था कि साहस कितना बंदे में, ठीक है। इन 3 बेसिस पे सेलेक्ट किया जाता था ट्राइब का चीफ। फिर हमें ट्राइब का जो रिलीजियस वगैरह होता है, रिलीजियस सर्कल, उसके बारे में बताया गया है कि हर जो ट्राइब होती थी, जैसे कि ए ट्राइब है इसका अलग गॉड होगा, ए गॉड मान लो इसका, बी ट्राइब है इसका बी गॉड होगा, सी ट्राइब है इसका सी गॉड, यानी कि हर ट्राइब का अलग अलग गॉड होता था, ठीक है। और फिर उन्हें वो कैसे पूजा करते थे, इनके पूजा स्थल को कहते थे श्राइन। श्राइन इनका पूजा स्थल होता है, छोटा सा होता है ट्राइब्स वगैरह का, जहाँ पे पूरी ट्राइब जाके अपना माथा टेक के पूजा करे आते हैं, ठीक है। और इनका जो भगवान होता था, गॉड और गॉडेस, इनकी पूजा कैसे की जाती थी, एज एन आइडल, यानी कि कोई भी मूर्ति वगैरह बना दी और उसे रख के छोटी सी जगह पे, श्राइन उस जगह को बोलते थे, वहां पे पूजा कर लेते थे। और उस आइडल को बोलते थे सनम। सनम इनके जो आइडल होते हैं, भगवान की मूर्ति, उसे कहा जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद हमें अरब ट्राइब्स के इकोनॉमिक स्फीयर के बारे में बताया गया है। ये ट्राइब्स मेनली नोमैडिक थी, मोस्टली
यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि जो अरेबियन पेनिनसुला है हमारा, अरेबियन पेनिनसुला, अब वो पूरा डेजर्ट से भरा है, आपको पता है। तो अब डेजर्ट में ऐसा तो है नहीं कि एक जगह पे रहोगे, ये पूरा डेजर्ट है तो एक जगह पे रहोगे, यहाँ से ग्राउंड वाटर पंप करके पूरी जिंदगी जीते रहोगे, तो ग्राउंड वाटर भी नहीं होता। तो इस वजह से पानी की कमी पड़ती। तो आज यहाँ पे पानी है, कल यहाँ पे पानी होगा, तो इनको माइग्रेशन करना पड़ता था। तो इस वजह से अरेबियन ट्राइब्स मोस्टली नोमैडिक होती थी, ठीक है। इसके फिर हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है एक फेमस नोमैडिक ट्राइब का, आज के टाइम पे भी है, जो इसका नाम है बिडोइंस। ये बिडोइंस ट्राइब एक नोमैडिक ट्राइब है, बहुत ही फेमस है, आज के टाइम पे भी है अरेबियन पेनिनसुला में, ठीक है। और जो अरेबियन ट्राइब्स होती थी ये कुछ तो ऐसे ही नोमैडिक वर्क वगैरह करती थी और कुछ सेटल हो जाती थी कहाँ पे, सिटीज। और ये सिटीज में सेटल हो गए, अब दो काम करते थे, या तो एग्रीकल्चर करती थी, एग्रो, या फिर ट्रेड करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें जो प्रोफेट मोहम्मद थे इनकी ट्राइब के बारे में बताया गया। तो प्रोफेट मोहम्मद की ट्राइब का नाम था कुरैश। कुरैश ट्राइब से बिलोंग करते थे और ये प्रोफेट मोहम्मद मक्का में रहते थे, तो इनकी ट्राइब भी मक्का की ही थी। और फिर इन्होंने बताया कि जो प्रोफेट मोहम्मद थे इन्होंने मुस्लिम धर्म की स्टार्ट की, तो इन्होंने एक वर्शिप प्लेस बनाई, एक प्लेस बनाई जहाँ पे सारे मुस्लिम्स आके वर्शिप कर सके। तो मैंने बताया था कि जो अरेबियन ट्राइब्स होती हैं इन सब के अलग अलग भगवान होते हैं और फिर वो उन्हें आइडल के रूप में, मतलब मूर्ति के रूप में वर्शिप करते हैं, ठीक है। तो मोहम्मद ने क्या किया, एक बड़ा सा वो बना दिया कमरा टाइप, और उसके अंदर जितने भी अलग अलग ट्राइब्स ज्वाइन होके मुस्लिम्स बनी थी, जैसे 10 ट्राइब बनी थी, तो 10 भगवानों के 10 आइडल होंगे, यानी 10 मूर्ति होंगी। तो 10 की 10 मूर्ति अंदर रखवा दी और फिर बाहर से एक कमरा टाइप करके बंद कर दिया। फिर वो लोगों को बोला कि अब जाके इधर पूजा कर लो, सबके भगवान अंदर रखे हुए हैं, अपने आराम से पूजा करो। तो एक मुस्लिम धर्म के अंदर सब लोगों को बना दिया, ठीक है। तो इस वर्शिप प्लेस जो कमरा टाइप बनाया था इसे कहते थे काबा, और इसे मेन श्राइन भी कहा जाता था। श्राइन यानी कि मैंने बता दिया पूजा स्थल। तो ये मेन श्राइन इसलिए क्योंकि इसमें सारे भगवानों की मूर्ति वगैरह तो है ही, इसलिए। तो इनकी जो कुरैश ट्राइब थी मोहम्मद की, ये काबा को कंट्रोल करती थी, मेन श्राइन को, ठीक है। कि क्या पता कोई तोड़ के इस भगवानों की मूर्ति फोड़ जाए, तो प्रोटेक्शन वगैरह देती थी। काबा एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर था। फिर उसके बाद क्या करते हैं ये, मोहम्मद ने कहा कि जो ये हमारी काबा है इसमें तुम्हारे सारे भगवान रखे हैं, तो तुम्हें साल में एक बार, 1 टाइम पर ईयर, साल में एक बार आना पड़ेगा, क्या करने, वर्शिप करने। और साल में एक बार आने वाली इस जर्नी को कहा जाता है हज, यानी कि हर साल वो आते हैं और इस काबा के आगे माथा टेक के अपनी पूजा करके जाते हैं, इसे कहते हैं हज। हज यानी कि एनुअल पिलग्रिमेज, यानी कि भगवान के आस्था में कोई मूवमेंट की जाती है उसे पिलग्रिमेज कहता जाता है। तो एनुअल यानी हर साल, ठीक है। फिर उसके बाद हमें मक्का के बारे में बताया गया है। तो मक्का कहाँ पे लोकेटेड थी, इसकी लोकेशन बताई गई है कहाँ पे, क्रॉस रोड्स ऑफ ट्रेड रूट बिटवीन येमेन एंड सीरिया। तो जो जैसे कि वर्ल्ड मैप बना के दिखाता हूँ एक बार।
तो ये जैसे कि हमारा अरेबियन पेनिनसुला है, तो यहाँ पे एक कंट्री है यमन, और यहाँ पे एक कंट्री है सीरिया। तो इनके बीच का जो रास्ता है, इसके बीच में पड़ता है हमारा मक्का। ऐसा क्या गया इस लाइन में, क्रॉस रोड्स ऑफ ट्रेड रूट बिटवीन यमन एंड सीरिया। तो अब अगर किसी बंदे को ट्रेड करने जाना है ऐसे, तो उस जमाने में ऐसे तो है नहीं, बाइक वगैरह थी 2 मिनट में निकल जाओगे, या फिर ट्रेन वगैरह थी, तो उस जमाने में पैदल पैदल जाओगे, बीच बीच में रुकना पड़ेगा, तो ऐसे पहुंचते थे। तो बीच में उसे मक्का रुकना पड़ेगा, जिस वजह से मक्का में ट्रेड हाई हो जाएगा। वो कुछ चीजें लाएगा, मक्का में ही बेच देगा, या फिर मक्का के लोगों के पास रहने के रेंट वगैरह देगा। तो इससे जो मक्का के लोग थे वो रिच भी थे, क्योंकि ट्रेड वगैरह जाता था, क्योंकि वो बीच में बढ़ता था, ठीक है, मेन जगहों के बीच में। फिर उसके बाद बताया गया कि जो मक्का की श्राइन थी, मक्का के अंदर जो श्राइन इंस्टॉल की गई थी, जिसका नाम था काबा, जो कि सबसे बड़ी श्राइन थी मुस्लिमों के धर्म में और सबसे होलीएस्ट श्राइन मानी जाती है। तो ये श्राइन एक सेंचुरी थी, वो जो सेंचुरी। सेंचुरी क्या जगह होती, सेंचुरी क्या होती है, एक ऐसी जगह होती है, प्लेस वेयर somebody can be safe from enemies, यानी कि अगर आप जो इनकी मक्का की श्राइन काबा वहां पे चले जाओगे, तो कोई आपका कोई दुश्मन है वो आपको मार नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन दी जाएगी आपको, और यहाँ पे वॉयलेंस प्रोहिबिटेड है, ठीक है, यहाँ पे वॉयलेंस प्रोहिबिटेड है, इसे हराम भी कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे हराम कोई भी वो चीज होती है जो कि इस्लामिक धर्म होता है उसके हिसाब से बंद हो, प्रोहिबिटेड हो। तो यहाँ पे वॉयलेंस बनती, इसलिए इस जगह को हराम भी कहा जाता है। तो यहाँ वॉयलेंस बनती, इसलिए इस पॉइंट को हराम कहा गया है, ठीक है, एनसीईआरटी में। तो यहाँ पे जो मक्का की श्राइन थी काबा भी, यहाँ पे जितने विजिटर्स आते थे उन सबको प्रोटेक्शन मिलती थी। यानी कि मान लो कोई बंदा है ए, वो चोरी करके भी आ रहा है, और अगर वो मक्का की काबा में आ गया, तो अब जो बी बंदा है जिसका सामान चोरी करना किया है, ये इसे मारने आ रहा है, तो इसे मार नहीं सकता, ठीक है, जब ये काबा से बाहर आएगा जब भी मार सकता है। तो ये सब था वहां पे। फिर उसके बाद एक और पॉइंट दिया गया है, जो पिलग्रिमेज होता था, यानी कि जो एनुअल मूवमेंट होती थी मुस्लिम धर्म के लोगों की पूजा करने के लिए काबा में, यानी कि जिसे हज कहा जाता था। और फिर ऊपर से जो ट्रेड होता था, क्योंकि मक्का तो यमन और सीरिया के बीच में पड़ता था, तो ट्रेड वगैरह भी होता था मुस्लिमों के बीच में बहुत ज्यादा। इस वजह से क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी मिल गई किनको, ट्राइब्स को, टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। यानी कि मान लो ऐसे बता रहा हूँ, जैसे ये जगह यहाँ पे है, ये जगह यहाँ पे है, तो अभी सेटल ट्राइब्स थी, ये कभी भी घूमती नहीं थी, कोई चक्कर नहीं, आपस में कोई मिलना जुलना नहीं था। लेकिन फिर मान लो ये यहाँ पे काबा है, तो इन्हें अब एनुअल मूवमेंट करने जाना पड़ेगा इधर। तो अभी एक जगह पे आ गए, तो दोनों में आपस में बात भी होने लग गई, और फिर इन्होंने अपने रिलीजन्स तो एक ही था, अपने कस्टम बिलीफ वगैरह जितने थे आपस में शेयर करने लग गए कि हमारे वहाँ पे ऐसे होता है, तुम्हारे वहाँ पे ऐसे होता है। तो इससे जान पहचान बढ़ गई, और फिर अपॉर्चुनिटी मिल गई कम्युनिकेशन की, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, जो ये अरब्स थे, जो स्टार्टिंग में प्रोफेट मोहम्मद की बातों में आके मुस्लिम बने थे, तो ये अरब पोलिथिस्ट थे, यानी इनके हर एक ट्राइब का अलग अलग भगवान होता था, तो बहुत सारे गॉड होते थे इनके, बहुत सारे गॉड, यानी कि पोलिथिस्ट थे ये, ठीक है, नेचर में। लेकिन फिर भी इनके मन में एक नोशन बन रखा था, किस चीज का, नोशन ऑफ अ सुप्रीम गॉड, यानी कि हमारे भगवान तो छोटे छोटे हैं, एक बड़ा भगवान है जो सबका भगवान, एक सिंगल गॉड है, ऐसा इनके दिमाग में नोशन बन रखा था। अब ऐसा इसलिए बन रखा था क्योंकि वो ज्यूज और क्रिश्चियंस के बीच में रहते थे, जो कि दोनों मोनोथीस्ट रिलीजन्स हैं।
इनकी क्रिश्चियंस में भी एक सिंगल गॉड है और ज्यूज में भी एक सिंगल गॉड है। तो इनके साथ रह रहे कि एनसीईआरटी में कहा गया कि इनके साथ रह रहे कि अरब्स के भी मन में एक नोशन बन गया था कि एक सिंगल गॉड है, सुप्रीम गॉड है, लेकिन मानते बहुत सारे गॉड्स को थे। ठीक है, फिर प्रोफेट मोहम्मद ने आके कहा कि भाई एक सिंगल गॉड है अल्लाह नाम के, और उन्होंने कहा है कि तुम इन सब गॉड की पूजा मत करो, सिर्फ मेरी पूजा करो, अल्लाह अलोन की वर्शिप होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो इन सब लोगों के मन में पहले ही नोशन बन रखा था ज्यूज और क्रिश्चियंस की वजह से। इस वजह से अरब्स प्रोफेट मोहम्मद की बातों में जल्दी से मान लेते हैं और फिर वो मुस्लिम धर्म को अपना लेते हैं। ठीक है, बात सारी टाइमलाइन बता रखी। तो सबसे पहले 612 करंट एरा में प्रोफेट मोहम्मद अपने आप को डिक्लेयर करते हैं क्या, रसूल ऑफ गॉड। अपने आप को रसूल ऑफ गॉड डिक्लेयर करते हैं। रसूल का मतलब होता है मैसेंजर, यानी कि वो कहते हैं कि मैं गॉड का मैसेंजर हूँ। गॉड है, गॉड का नाम है अल्लाह, और उन्होंने कहा है कि सिर्फ मेरी पूजा होनी चाहिए, अलोन अल्लाह शुड बी वर्शिप्ड, नो अदर गॉड शुड बी वर्शिप्ड। यानी कि उनका कहना है कि बस मेरी पूजा होनी चाहिए और किसी की नहीं होनी चाहिए, ऐसा प्रोफेट मोहम्मद ने कहा। ठीक है, फिर बोले कि अब पूजा करनी है तुम्हें अल्लाह की, तो पूजा कैसे करनी है वो भी मुझे भगवान ने बताया है। पूजा करनी है कुछ रिचुअल्स में, और वो रिचुअल्स, 2 रिचुअल्स बताए हैं। एक है सलात, सलात यानी कि डेली प्रेयर करनी है तुम्हें भगवान की, अल्लाह की। उसके बाद एक है मोरल प्रिंसिपल्स, यानी कि तुम्हारे अंदर कुछ मोरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए। मोरल प्रिंसिपल्स क्या थे, एक तुम्हें चोरी नहीं करनी, और दूसरा मोरल प्रिंसिपल ये था कि तुम्हें आर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। आर्म्स वो चीज होती है जैसे कि घर में कोई पुरानी चीज बच गई या थोड़े बहुत पैसे, खाने का सामान गरीबों को बांट देते हैं, उन्हें आर्म्स कहते हैं। तो तुम्हें गरीबों में सामान बांटना है। ठीक है, तो ये 2 मोरल प्रिंसिपल्स थे। और फिर उसमें प्रोफेट मोहम्मद ने बताया कि अगर तुम्हें मुस्लिम बनना है तो तुम्हें एक स्टेटमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा, यानी पढ़ के बोलना पड़ेगा, और अगर वो तुम अच्छे से अपने पूरे मन से बोल पाए तो तुम मुस्लिम हो, अगर नहीं बोल पाए तो तुम मुस्लिम नहीं हो। और उस स्टेटमेंट को कहा जाता था शहादा। और वो स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार थी, दैट देयर इज नो गॉड, अरेबिक में थी स्टेटमेंट। ठीक है, ये अभी एनसीईआरटी में इंग्लिश में दे रखी, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद इज हिज मैसेंजर, कि अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं है और मोहम्मद उसका मैसेंजर है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तुम्हें पढ़ के बोलनी होती है, उसके बाद तुम मुस्लिम बन जाते हो, ऐसा प्रोफेट मोहम्मद ने कहा। ठीक है, और फिर उसने बोला कि जो मुस्लिम जितने बन जाएंगे, एक बंदे को मुस्लिम कहा जाएगा, और सब पूरी दुनिया के मुस्लिम, बहुत सारे मुस्लिम हैं, इन सबको कलेक्टिवली एक ग्रुप का, इनके कलेक्टिव ग्रुप को कहा जाता है उम्मा, यानी कि बहुत सारे मुस्लिम, जितने भी दुनिया मुस्लिम है उन सबके ग्रुप को उम्मा कहते हैं। प्रोफेट मोहम्मद ने लोगों को कि वो मुस्लिम डॉक्ट्रिन को एक्सेप्ट करें, ऐसा करवाने के लिए कुछ वो मतलब कुछ लालच दिया। तो 2 चीजें उसने मेनली कही थी लोगों को ताकि वो जल्दी से आके एक्सेप्ट कर ले। पहली चीजें बोले कि जब तक तुम धरती पे जिंदा रहोगे तुम्हें क्या मिलेंगे, रिसोर्सेज मिलेंगे, तुम्हें खाने पीने के लिए अच्छा फूड वगैरह मिलेगा, तुम्हें पैसे वगैरह मिलेंगे, तो ये सब मिलेगा, ऐसा प्रोफेट मोहम्मद ने कहा कि सभी मुस्लिम, अगर तुम मुस्लिम बन जाते हो तुम्हें रिसोर्सेज वगैरह मिलेंगे जब तक तुम धरती पे जिंदा हो। फिर बोला कि जब तक तुम जिंदा हो तुम्हें तो अच्छे से रिसोर्स मिलेंगे, जब तुम मर जाओगे डेथ, तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। बोला कि उस टाइम में क्या होता था, डे ऑफ जजमेंट का वो होता था, डे ऑफ जजमेंट का नोशन होता था, यानी कि डे ऑफ जजमेंट को अरेबिक में कियामा भी कहा जाता है। डे ऑफ जजमेंट क्या होता है, यानी कि जब तुम मर जाओगे तो कोई भगवान तुम्हें उठाएगा। ये मान लो तुम इंसान हो, मर चुके हो, और ये भगवान है बड़ा सा, तो ये तुम्हें उठाएगा मरे हुए को, और फिर तुम्हें तुम्हारी पूरी जिंदगी के तुम्हारे सारे कर्म देखेगा। अगर तुमने बुरे काम करे होंगे तो तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, अच्छे काम करे होंगे तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेनली ये काम होता है। तो प्रोफेट मोहम्मद कहते हैं कि अगर तुम मुस्लिम धर्म को अपना लोगे तो तुम्हें ये जो डे है जजमेंट का, जब तुम्हें उठा के तुम्हारे काम देखे जाएंगे तो उस दिन तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, अगर तुम मुस्लिम धर्म को अपना लेते हो। यानी कि तुम्हारी दोनों लाइफ सेट है, आफ्टर लाइफ में मोक्ष मिल जाएगा, और जो प्रेजेंट लाइफ है इसमें तुम्हें रिसोर्सेज मिल जाएंगे। तो ये ऐसा ऐसा कहा प्रोफेट मोहम्मद ने, तो मुस्लिम धर्म की संख्या भी बढ़ गई, लोगों ने भाग भाग के आना शुरू कर दिया। ठीक है,
फिर उसके बाद प्रोफेट मोहम्मद मक्का के रहने वाले थे। और तो मक्का में ना दो टाइप के लोग रहते थे, एक थे पुअर, एक थे रिच। तो जो रिच लोग थे वो तो हमेशा भगवान से खुशी रहेंगे क्योंकि उनके पास सब कुछ चीज आ रही। जैसे मक्का की जो ट्राइब थी उन सब के बहुत सारे गॉड्स थे, तो पॉलिथिस्ट नेचर के थे वो। तब उनके बहुत सारे गॉड है, मान लो 10-15 गॉड है। अब प्रोफेट मोहम्मद आ कह रहे हैं कि ये सब भगवान नहीं है, एक ही भगवान है अल्लाह, उसकी पूजा करनी चाहिए। तब जो लोग इन भगवान में मानते हैं वो अल्लाह को तो मानेंगे नहीं। तो जो रिच लोग थे वो भगवान में मानते थे कि इनकी वजह से हम रिच हुए हैं, इसलिए उन्होंने मुस्लिम्स को अपोज किया। लेकिन जो पुअर लोग थे वो सोचते थे कि यार भगवान ही 10-15 भगवान है, हमारे लिए तो कुछ करते नहीं, हम तो गरीब है, बेचारे बेचारे भूखे मर रहे हैं। तो वो सोचे कि अब अल्लाह की पूजा करते, क्या पता इससे हमें कुछ मिल जाए। तो उन्होंने फेवर किया मुस्लिम को। तो इससे पता चलता है कि जो प्रोफेट मोहम्मद ने उपदेश वगैरह दिए थे वो मेनली मक्का के जो पुअर लोग थे उन्हीं ने फॉलो किए, रिच लोगों ने नहीं किए। ठीक है। और पुअर लोगों की संख्या में से ज्यादा होती है तो इसलिए मुस्लिम के फॉलोअर भी ज्यादा हो गए थे उस टाइम पे। ठीक है। फिर अब जो मक्का के रिच लोग थे उन्होंने अपोज कर दिया था। तो रिच लोगों के पास पॉलिटिकल पावर होती है सबसे ज्यादा। तो उन लोगों को पसंद नहीं आया कि भाई हमारे भगवान को गंदा बता रहा है, अल्लाह को अच्छा बता रहा है, उसकी पूजा कर रहा है। तो रिच लोगों ने क्या किया, जो प्रोफेट मोहम्मद थे उन्हें निकाल दिया, एग्जाइल पे भेज दिया कि हमारे देश में दिख मत जाना वरना मार देंगे, और उनके सारे मुस्लिम्स को। तो प्रोफेट मोहम्मद और उनके जितने भी मुस्लिम फॉलोअर्स थे, उम्मा कम्युनिटी, उन सबको एग्जाइल पे डाल दिया, यानी कि मक्का से निकाल दिया। अब वो मक्का से जब जा रहे थे तो आस पड़ोस कहीं तो जाके रहेंगे। तो मदीना एक जगह है सऊदी अरेबिया में ही, वहां पे ज्यूज कम्युनिटी रहती थी। ठीक है। तो ज्यूज कम्युनिटी के लोग बोले कि भाई प्रोफेट मोहम्मद अच्छा इंसान, इसको बुला लेते हैं। तो इन्होंने इन्हें ऑफर किया कि भाई हमारे इधर आके रह लो, हमें भी कुछ ज्ञान दे जाओ, हम भी क्या पता आपके धर्म में फॉलो हो जाए। तो प्रोफेट मोहम्मद और जिनकी मुस्लिम कम्युनिटी थी वो मदीना में जाके रहने लग गई और उधर के लोगों को प्रेरित किया मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए। फिर उधर के जो ज्यूज लोग थे उन्होंने भी कन्वर्जन करा लिया अपना मुस्लिम धर्म में। ठीक है। और जब ये जो माइग्रेशन हुआ है मक्का से निकाल के उधर मदीना भेज दिया गया, इस माइग्रेशन ये इस मूवमेंट को कहा गया है हिजरा। हिजरा मूवमेंट के नाम से जाना जाता है इस मूवमेंट को। और ये टर्निंग पॉइंट था मुस्लिम हिस्ट्री में, इस्लाम की हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि इसी के बाद जब अब उनका नेटवर्क बड़ा हो रहा है, मक्का के लोगों का तो सपोर्ट लेके वो आ गए उधर से, कुछ लोगों को ले आए उधर से। फिर उसके बाद अब मदीना में रहने लगे, रास्ते में जितनी जगह थी उधर भी उपदेश दे से चले गए। तो उनका नेटवर्क भी बड़ा हो गया। और इस वजह से इस्लाम की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट आता है कि अब मुस्लिम्स के फेवर में चीजें होने लग जाती है, मुस्लिम्स का धर्म बड़ा हो जाता है, वो अपना एम्पायर बना लेते हैं। तो ये सब होता है 622 करंट एरा में। 622 करंट एरा में हिजरा मूवमेंट होती है मक्का से मदीना। ठीक है। और 622 करंट एरा से ये अपने इस्लाम कैलेंडर की स्टार्ट करते हैं, यानी कि बाद में जाके इस्लाम कैलेंडर एस्टेब्लिश हुआ था 20-30 साल बाद। तो जब उन्होंने फर्स्ट ईयर माना था 622 करंट एरा के, जब वो मदीना में चले गए थे। ठीक है। इस्लाम कैलेंडर क्या है वो अगली से अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है। फिलहाल भी इतने जान लो। फिर उसके बाद बताया गया है कि जो प्रोफेट मोहम्मद थे उन्होंने देखा कि अगर हमें अपना मुस्लिम जो रिलीजन है इसे बचाना है तो सबसे पहले इसके फॉलोअर्स को बचाना पड़ेगा। सेव फॉलोअर्स को बचाने के लिए हमें इन्हें एक्सटर्नल फोर्सेस से भी बचाना पड़ेगा, यानी कि कोई बाहर से आके ना मार दे, और इंटरनल फोर्सेस, क्या पता ये आपस में लड़के मर जाएं, तो इसलिए इन दोनों से बचाना पड़ेगा। और इन दोनों से बचाने के लिए इन्हें एक पॉलिटिकल ऑर्डर एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि भाई गवर्नमेंट होगी, जुडिशरी होगी, आर्मी होगी, जब तो जाके लोग कंट्रोल में रहेंगे, वरना तो अपनी मर्जी का राज करेंगे। तो पॉलिटिकल ऑर्डर एस्टेब्लिश करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है कि तुम इनहेरिट कर लो पास्ट से, यानी कि तुम्हारे फोर फादर कोई सिस्टम चला गए थे, थोड़ा बहुत वो ले लो। एक होता है कि भाई तुम बोरो कर लो आउटसाइड से, भाई तुम्हारे पड़ोस वाले राज्य में ये वाला सिस्टम चल रहा है, तुमने वो बोरो कर लिया। एक हो रहा है कि तुम कुछ नया ही बना दो फ्रॉम स्क्रैच, तुमने एक नया सिस्टम बना दिया। ठीक है। तो जो प्रोफेट मोहम्मद ने सिस्टम बनाया पॉलिटिकल ऑर्डर अपनी फॉलोअर्स को सेव करने के लिए, वो इन तीनों चीजों से बना दिया कि भाई कुछ सिस्टम जो उनके पास्ट में चल रहा था कुछ हिस्सा उसका रख लिया,
कुछ पड़ोस वाले देशों में चल रहा था कुछ हिस्सा उसका, और कुछ उन्होंने नया ही बना दिया। तो इन तीनों से उन्होंने एक पॉलिटिकल ऑर्डर बनाया ताकि उनके लोगों की सेफ्टी हो सके। ठीक है, कहाँ पे बनाया ये बनाया था मदीना जगह पे, क्योंकि अब उन्हें मक्का से निकाल के मदीना भेज दिया गया था। फिर जो मदीना मैंने बताया था, मदीना में जो लोग थे वहां पे प्रोफेट ने उन्हें प्रीच किए, यानी उपदेश वगैरह दिए मुस्लिम धर्म के बारे में। तो मदीना में जो लोग रहते थे, मदीना में ज्यूज रहते थे मेनली, और बहुत सारे पॉलीथिस्ट कम्युनिटीज थी, छोटी मोटी पॉलीथिस्ट ट्राइब्स थी। उन सबको मोहम्मद ने अपनी बातों में इन्फ्लुएंस किया वगैरह किया कि हमारा धर्म अच्छा है, इसमें अल्लाह गॉड है वगैरह वगैरह। तो इन सब का कन्वर्जन करा दिया इनकी मर्जी से, किसमें, मुस्लिम धर्म में। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, जो उम्मा कम्युनिटी थी, मुस्लिम कम्युनिटी, वो वाइडन हो गई, यानी और बड़ी बन गई। अब धीरे धीरे और बड़ी बनती चली जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद बताया गया जो उम्मा कम्युनिटी थी, इसका इकोनॉमिक स्फीयर कैसा था, यानी कि प्रोफेट ने वादा किया था अपने फॉलोअर से, मुस्लिम से, कि अगर तुम मुस्लिम बन जाते हो तो तुम्हें रिसोर्सेज मिलेंगे पूरी जिंदगी, तुम अपने आराम से जिंदगी भर गुजारा कर सकते हो, ये सब। तो इकोनॉमी भी तो कैसे चलती होगी, तो इकोनॉमी चलती थी दो चीजों से, एक था एग्रो और ट्रेड। भाई तुम एग्रीकल्चर खेती वगैरह कर लो, और फिर जिसमें ट्रेड वगैरह का दिमाग है वो ट्रेडिंग कर लो। अब जिसके पास ना जमीन है ना ट्रेडिंग का दिमाग है, वो बनेगा अपना भिखारी, बैगर। तो अब उन बैगर्स का क्या करें, उन आर्म्स, यानी कि आर्म्स वो चीजें होते हैं जो अमीर लोग या फिर जो नॉर्मल लोग होते हैं जिनका खाने पीने के लिए बढ़िया घर वगैरह है, वो अपने घर में से थोड़ा बहुत खाने का सामान या फिर पुराने कपड़े वगैरह ये सब भिखारियों को दान में दे देते हैं ताकि वो भी जी सके। तो भिखारियों को आर्म्स वगैरह मिल जाते थे। तो गवर्नमेंट आर्म्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करती थी भिखारियों में। कैसे करती थी, सबसे पहले जो ये एग्रो ट्रेड करें इन लोगों से आर्म्स टैक्स लेती थी, यानी कि हर महीने जितने में उनके पास पैसे आए उसका 5-10% ले लेती थी कि हम भाई भिखारियों में दान करेंगे, तुम्हें 5%, 10% देना पड़ेगा, क्योंकि दान करना धर्म होता है मुस्लिम में। ठीक है, तो आर्म्स टैक्स लिया जाता जिसका नाम था जकत, ZAKT, जकत। और फिर इस जकत को बैगर्स को दे दिया जाता था, जिससे दोनों की मतलब इसका गुजारा हो जाता था, और एग्रो ट्रेड वाले तो अपने जी रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे चलती थी इनकी इकोनॉमी। फिर उसके बाद एक और सोर्स था इकोनॉमी का, वो था एक्सपीडिशनरी रेड्स। एक्सपीडिशनरी वो चीज होती है जब कोई लॉन्ग जर्नी पे की जाए, लॉन्ग डिस्टेंस पे की जाए, यानी कि कोई काम करने के लिए तुम बहुत दूर तक जा रहे हो। रेड्स यानी कि लूटपाट वगैरह, कि कोई बंदा है तुम्हें पसंद नहीं है, तुम उसकी जगह पे जाओ, तोड़ फोड़ करके उसका सामान ले आओ, तो ये सब होता है। ठीक है, तो एक्सपीडिशनरी रेड्स करते थे किन के खिलाफ, मक्कन्स के खिलाफ। अब क्योंकि मक्का के लोगों ने इन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया था कि प्रोफेट मोहम्मद तुम्हारी कोई जगह नहीं है वगैरह वगैरह, तुम हमारे भगवान को फॉलो नहीं करते, प्रोफेट मोहम्मद तुम अलग भगवान चला रहे हो, तो तुम्हें मक्का में रहने का हक नहीं है। मक्का से निकाल दिया था, मदीना में भेज दिया था। ठीक है, तो अब प्रोफेट मोहम्मद और उनके फॉलोअर्स मक्कन्स को तो अच्छा समझेंगे नहीं, तो मक्का के खिलाफ हमेशा ये करते थे एक्सपीडिशनरी रेड्स। यानी कि मक्का और मदीना वैसे बहुत दूर है, 100-200 किलोमीटर तो हो गई, तो इतनी दूर जाते थे ये। और फिर जो इनके ट्रैवलर्स होते थे, मक्का के डेजर्ट में घूम रहे होते हैं, इनको रोकते थे, इनका सामान लूटते थे, पीट पूट के वापस भेज देते थे, इनका सामान लेके आ जाते थे। तो इससे भी बहुत अच्छा खासी मनी सोर्सेज आ जाते थे, बहुत अच्छे पैसे आ जाते थे इस सौदे से भी। ठीक है, फिर इससे क्या हुआ, अब वो एक्सपीडिशनरी रेड्स कर रहे, भाई सामने वाले को तो नुकसान पहुंच ही जाए। अब मक्का के लोग गुस्सा हो जाएंगे, किन से, ज्यूज ऑफ मदीना। मदीना के ज्यूज लोगों ने प्रोफेट मोहम्मद को अपने यहाँ पे शरण दे रखी है, तो अब मक्का के लोग इनसे गुस्सा हो जाएंगे, भाई तुमने इसे शरण क्यों दी, हमने निकाल दिया था। फिर इसके बाद इनमें आपस में लड़ाई होगी, और फिर फाइनली आफ्टर अ सीरीज ऑफ बैटल, बहुत सारे बैटल होंगे मक्का और मदीना के बीच में, फिर एक सीरीज होती है बैटल की, और उसके बाद फाइनली क्या होता है, प्रोफेट मोहम्मद ने और उनकी फॉलोअर कम्युनिटी उम्मा ने मदीना से मक्का को डिफीट कर दिया, मक्का को हरा दिया और अपने कंट्रोल में ले लिया। अब प्रोफेट मोहम्मद दो जगह के वो बन गए थे, दो जगह से रूल करने वाले बन गए थे, मदीना भी उनका, मक्का भी उनकी। ठीक है, फिर ये सब देख के भाई प्रोफेट मोहम्मद की तो वो गई, वाह वाह हो गई, पूरे सऊदी अरेबियन जो पेनिनसुला है उसमें पूरे वाह वाह हो गई। तो बहुत सारी ट्राइब्स आई छोटी छोटी कि भाई हमें भी मुस्लिम बना लो, भाई ये बंदा सबको पैसे दे रहा है, बैगर्स को भी पैसे दे रहा है, और फिर इकोनॉमिक स्फीयर इसका बहुत अच्छा है, मुस्लिमों को खुश रखता है।
तो जितनी भी ट्राइब्स थी वो सब ज्वाइन हो गई मुस्लिम में। जैसे कि मेजर ट्राइब्स थी बुदोइंस, मैंने बताया था, ये डेजर्ट ट्रैवलर ट्राइब है जो आज भी है। तो बुदोइंस ने भी मुस्लिम को ज्वाइन कर लिया प्रोफेट मोहम्मद से इंस्पायर होके, ठीक है। उसके बाद अब दो दो जगह बन गई थी प्रोफेट मोहम्मद के पास। तो मक्का को उसने बना दिया रिलीजियस कैपिटल, कि यहाँ पे धर्म वगैरह की बातें होंगी। मदीना को बना दिया एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, कि यहाँ पे राज शासन के वगैरह के बारे में बातें होंगी, कि कहाँ पे हमला करना है, कैसे पैसे कमाने हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर उसने मक्का में एक और चीज की, मक्का में जो श्राइन थी, मेन श्राइन इनकी पूजा करने वाली, काबा। अब क्योंकि अल्लाह ने प्रोफेट मोहम्मद से कहा था कि मेरे अलावा किसी भगवान की पूजा नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए काबा में उसने जितने भी आइडल्स रखवाए थे, आइडल्स को अरेबिक में सनम कहा जाता है। आइडल्स और सनम का मतलब है जो छोटे छोटे ट्राइब्स के जो भगवान थे छोटे छोटे, उनकी पूजा होती थी आइडल्स मूर्ति के रूप में, सनम वगैरह में। तो वो सारी मूर्तियां काबा के अंदर रखी थी, 300-400 मूर्तियां। तो मोहम्मद ने वो सारी खाली करवा दी, क्योंकि अल्लाह ने कहा था कि सिर्फ मेरी पूजा होनी चाहिए, ठीक है। तो एक ये मेन काम किया मोहम्मद ने मक्का को कंट्रोल करने के बाद, ठीक है। तो इससे हमें ये देखने को पता चलता है कि 612 से लेके 622 करंट एरा के आसपास मोहम्मद ने, यानी कि क्या 10 ही साल हुए हैं इसमें, 10 साल में इतना बड़ा एक मुस्लिम धर्म बना दिया, कम्युनिटी बना दी एक छोटे से टाइम पीरियड में, और सऊदी अरेबिया के मोस्ट पार्ट में कर लिया। तो अब देख लो 10 साल में इतना कर दिया, अगले 10 में क्या कर देगा, अगले 10 में क्या कर देगा। तो ऐसे ऐसे अगली 1 सेंचुरी में मुस्लिम धर्म की जो इस्लामिक एम्पायर बनाए थे इन्होंने, ये बहुत आगे बढ़ जाता है कि स्पेन तक इन्होंने रूल कर लिया था, यूरोप तक पहुंच गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें इस्लामिक पॉलिटी बताई जाती है कि जो अर्ली पॉलिटी थी, यानी कि शुरुआती दौर में ये बस अरेबियन पेनिनसुला तक सिमटी हुई थी, उसके बाद जाके यूरोप वगैरह तक पहुंचती है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इस वीडियो में जितना भी कुछ भी पढ़ाया गया है उसके जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।